Good morning everyone. Today we discuss Unit 4. Topic is leasing services. लास्ट मैंने YouTube वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था कस्टोडियल सर्विसेज। मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में यूनिट 4 में आपका टॉपिक है लीजिंग सर्विसेज। लीजिंग होता क्या है? व्हाट इज़ लीजिंग? Lease is a contract outlining the terms under which one party agrees to rent property owned by another party. लीजिंग में एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक एसेट देती है यूज़ करने के लिए, और इन रिटर्न वो एसेट को जब आप यूज़ करते हैं तो उसके बदले में आप उसको रेंट पे करते हैं या कोई भी पीरियोडिकल पेमेंट्स उसको पे करते हैं। इसको हम बोलते हैं लीजिंग सर्विसेज। अब आपको पता है कि जब भी एक बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास फिनेंस जो है वो लिमिटेड है। तो कई बार हमारे पास इतना फिनेंस नहीं होता कि हम अपने ओन एसेट्स परचेज़ कर सकें, तो यहाँ पर हम एक रेंटल सर्विसेज ले लेते हैं कि हम रेंट पे एसेट यूज़ भी कर रहे हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम भी चल रहा है, काम भी अफेक्ट नहीं हो रहा है और कम कैपिटल में हमने अपना पर्पज़ कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह की सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? लीजिंग सर्विसेज। लीजिंग सर्विसेज में दो तरह की पार्टीज़ होती हैं। एक तो होगा ऑनर जिसको हम बोलेंगे लेसर, एंड सेकंड वन इज़ लेसी जिसको होगा यूज़र, जो आपके एसेट को यूज़ करेगा। यहाँ पर यूज़र अलग है और ऑनर अलग है। ऑनर को आपने बोला लेसर और यूज़र को आपने बोला लेसी। एक पीरियोडिकल पेमेंट मैंने आपको बोला था कि एसेट को यूज़ करने के लिए आपको एक पीरियोडिकल पेमेंट देनी पड़ेगी। उस पीरियोडिकल पेमेंट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? लीज रेंटल। क्लियर? एसेट आपको दिया जा रहा है सिर्फ यूज़ करने के लिए, बट जो ऑनरशिप है दैट लाइज विद दी लेसर, वो किसकी रहेगी? वो ऑनर की रहेगी। क्लियर? तो यहाँ पर आपने लेसर के बारे में पढ़ा, लेसी के बारे में पढ़ा। लेसर कौन है? ऑनर। और लेसी कौन है? यूज़र। क्लियर? लीज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में, वेयर बाय द ऑनर ऑफ एन एसेट दैट इज़ लेसर grants to another party that is lessee the exclusive right to use the asset usually for an agreed period of time in return for payment of rent। ये डेफिनेशन पढ़कर जो भी मैंने 3-4 बातें बोली हैं वो डेफिनेशन में फिर दोबारा से रिपीट हो रही हैं कि ये दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर ऑनर एक दूसरी पार्टी को ये राइट देता है कि तू मेरा एसेट यूज़ कर सकता है, बट फॉर एन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इस कॉन्ट्रैक्ट में वो टाइम भी मेंशन किया जाएगा और इन रिटर्न दैट इज़ अ पेमेंट ऑफ रेंट। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ लीजिंग। अब जो लीजिंग का प्रोसेस है उसमें कुछ असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। असेंशियल एलिमेंट्स क्या? नंबर 1, नंबर ऑफ पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी तरह की पार्टीज़ होती हैं? दो तरह की पार्टीज़, एक लेसर और एक लेसी, जो भी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। दूसरा, एसेट का होना भी। अब यहाँ पर आप जितनी भी बात पढ़ रहे हो वहाँ पर यही तो पढ़ा है कि लेसर ने लेसी को वो राइट दिया कि आप मेरे एसेट को यूज़ कर सकते हो, तो एसेट का होना भी ज़रूरी है। नंबर 3, कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग। अब यहाँ पर अगर मैं अपना एसेट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ यूज़ करने के लिए, तो इन रिटर्न आप उसके बदले में मुझे क्या दे रहे हो? लीज रेंटल। जो रेंट आप मुझे पे कर रहे हो दैट इज़ अ कंसीडरेशन। नंबर 4 इज़ लीज पीरियड। लीज पीरियड दैट इज़ अ फिक्स्ड पीरियड। अभी डेफिनेशन में भी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भी मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट, नंबर 5, यूज़ वर्सेस ऑनरशिप। मैंने आपको बताया कि यूज़र अलग है, ऑनर अलग है। तो जो यूज़ कर रहा है एसेट को उसको हम क्या बोलेंगे? लेसी। और जो ऑनरशिप है दैट लाइज विद दी लेसर। एंड लास्ट वन इज़ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये 6 असेंशियल एलिमेंट्स थे लीजिंग के कि लीजिंग जो प्रोसेस किया जाता है वो कैसे किया जाता है। दोबारा वो पॉइंट्स आते हैं जिसमें हम जो हेड में पढ़ रहे हैं स्टेप्स इन लीजिंग। लीजिंग में 4 तरह के स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। नंबर 1, डिसीजन ऑन एसेट। सबसे पहले लेसी जो है वो डिसीजन लेता है कि मुझे किस तरह का एसेट चाहिए, किस तरह का एसेट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट, डिसीजन ऑन लेसर। अब यहाँ पर आपके पास एक लेसर तो नहीं है ना, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप ये देखते हो कि मेरी नीड कौन से लेसर से
पूरी हो सकती है। उसके बाद फिर जब लेसर और लेसी दोनों डिसाइड हो जाते हैं तो फिर एक एग्रीमेंट बनता है। उस एग्रीमेंट में लीज़ पीरियड क्या होगा, लीज़ रेंटल का अमाउंट और टाइम क्या होगा, अगर टाइम पर पे नहीं करते हो तो उसकी पेनल्टी क्या होगी, या जो आपके पास जो भी रिपेयर या सर्विसेज आपने उस एसेट को प्रोवाइड करनी है वो कैसे करना है, या लीज़ एग्रीमेंट को रिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, ये डिसाइड किया जाता है। तो स्टेप्स में फर्स्ट पॉइंट लेसी अपनी रिक्वायरमेंट देखता है, सेकंड पॉइंट में लेसर देखा जाता है, थर्ड पॉइंट दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है, एंड लास्ट वन इज़ डिलीवरी ऑफ एसेट। जब दोनों पार्टीज़ एग्री कर जाती है उन टर्म्स एंड कंडीशन से तो वहाँ पर दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाता है, तो लेसर अपना एसेट लेसी को डिलीवर कर देता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ लीजिंग। लीजिंग जो है वो एक तरह से नहीं होती है। मेन लीजिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। ऑपरेटिंग लीज जिसके फर्दर पॉइंट्स नहीं हैं। फाइनेंशियल लीज के मैंने पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। अदर्स में भी कुछ एक पॉइंट्स दिए गए हैं। मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ आप उसको नोट डाउन करेंगे नोट्स बनाते टाइम पर। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे सेंड करेंगे अपने डाउट्स को, और मैं फिर उसका आपको मटेरियल जो भी रिक्वायर्ड होगा आपको वो सेंड कर दूँगी। यहाँ पर जैसे ऑपरेटिंग लीज में मैंने अभी आपको बताया कि उसके टाइप्स नहीं हैं, बट इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज होता क्या है। अभी हम फाइनेंशियल नीड्स के पार्ट्स कर रहे हैं, जैसे कि नंबर 1 है सेल एंड लीज बैक। इसका मतलब क्या है कि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें क्या किया, वन सेल एन एसेट एंड लीज इट बैक फॉर द लॉन्ग टर्म, देयरफॉर वन कंटिन्यू टू बी एबल टू यूज द एसेट। लीज बैक, आपने पहले लीज के लिए आपने रेंट पे किसी दूसरे को एसेट दिया यूज़ करने के लिए, और फिर थोड़े टाइम बाद आपको वो एसेट चाहिए और मेरे पास वो एसेट फ्री में पड़ा हुआ है, तो मैंने आपसे रेंट चार्ज करती रही हूँ और मैंने वो लीजिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर दी है। तो उसको क्या बोला, पहले सेल किया गया और फिर उसको दोबारा लिया गया रेंट पर, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल एंड लीज बैक। क्लियर। नेक्स्ट इज डायरेक्ट लीजिंग। डायरेक्ट लीजिंग जो अभी तक हम पढ़ते ही आए हैं कि यहाँ पर 2 पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन होती है, एक सप्लायर होता है और दूसरा यूज़र होता है। नेक्स्ट है लीवरेज लीज। लीवरेज लीज क्या होता है, अब यहाँ पर एसेट परचेज करने वाला पर्सन कौन है, लेसर। लेसर के पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो फंड्स पे करके एक एसेट को परचेज़ कर ले। उसने क्या किया, पहले बोरो किया, बोरो करने के बाद एसेट परचेज़ किया और उसी एसेट को एज अ मोर्टगेज भी रखा, एज अ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। तो यहाँ पर जो लीज रेंटल आपके पास आया वो आप रिसीव कर रहे हैं, बोरो भी आपने किया हुआ है, बोरो करने पर वहाँ पर आप वो रेंट भी उसका इंटरेस्ट भी पे कर पा रहे हैं, तो आपका पर्पस भी पूरा हो गया। बट आपने जो एसेट यहाँ पर परचेज़ किया है उसको हम परचेज़ कैसे किया है, लोन के थ्रू परचेज़ किया और फिर फर्दर उसको लीज़ किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीवरेज लीज़। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लीज एंड मॉडिफाइड लीज। स्ट्रेट लीज का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने बोला ना कि लीज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन में किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लीज। और मॉडिफाइड लीज में क्या है, यहाँ पर आपको सेवरल ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप कोई सा भी ऑप्शन इसमें से चूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको मॉडिफिकेशंस यहाँ पर प्रोवाइड की गई है कि टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए गए हैं, उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर दिया गया है कि आपका एक लीजिंग जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर एक टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है, और जैसे ही वो टाइम पीरियड कंप्लीट होता है तो आपका ये जो लीजिंग सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है। बट जिस दिन टर्मिनेट होना है उस दिन वो बिजनेस वेंचर का एम पूरा नहीं हुआ, उसको अभी एसेट और टाइम के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा, या तो एसेट को परचेज भी कर सकता है या फिर उस एसेट को रिटर्न भी कर सकता है।
क्लियर, दो ऑप्शंस आ गए ना कि एसेट परचेज कर लो या फिर उसको रिटर्न कर दो या फिर कुछ टाइम के लिए और लीजिंग पीरियड और इंक्रीज कर लो। तो इस तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं, उस ऑप्शंस में से जब आप चूज़ कर पा रहे हो तो दैट इज़ नोन एज मोडिफाइड लीज। नेक्स्ट आता है प्राइमरी लीज एंड सेकेंडरी लीज, जिसका दूसरा नाम क्या है, फ्रंट एंडेड एंड बैक एंडेड लीज। इसमें क्या है, हमारा एसेट जो है उसकी कॉस्ट को हम इनिशियली रिकवर करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कम जो प्राइमरी पीरियड, जो स्टार्टिंग वाला पीरियड होता है, फॉर एग्जांपल मैं आज एसेट परचेज करके आई हूँ और मुझे कल से उसको रेंट पर देना है, तो मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी भी होगी कि उसका डेप्रिसिएशन, उसकी सर्विसेज तो मुझे करवानी है, तो मैं इसकी कॉस्ट जल्दी से जल्दी रिकवर कर लूँ जिससे फ्यूचर में मेरे को लॉसेस कम से कम हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो मेरे इनिशियल टाइम पीरियड था, स्टार्टिंग का टाइम पीरियड था, वहाँ पर मैंने रेंट ज़्यादा रखा और फिर थोड़े टाइम के बाद जब मुझे लगता है कि मैंने अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट कवर कर ली है, तो मैं उसका जो रेंटल है, जो उसका रेंट है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी पीरियड, मैं उसको रिड्यूस कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी लीज जहाँ पर रेंट जो है ज़्यादा है, सेकेंडरी लीज जहाँ पर रेंट जो है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी पीरियड से कम हो जाता है। दैट मीन्स हम इनिशियल टाइम पे अपने एसेट की कॉस्ट को रिकवर करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीज, जिसका दूसरा नाम क्या है, फ्रंट एंडेड एंड बैक एंडेड लीज। क्लियर, ये था हमारा फाइनेंशियल लीज। यहाँ पर हमने 5 पॉइंट्स पढ़े हैं। अब अदर्स में आता है फ्लोटिंग रेंटल रेट लीज कॉन्ट्रैक्ट। फ्लोटिंग रेंटल रेट में क्या है कि यहाँ पर जो आपका रेंटल रेट है वो फिक्स्ड नहीं है एज़ कम्पेयर टू मार्केट, एज़ कम्पेयर टू जो भी मार्केट के सिचुएशंस चल रही हैं, उन मार्केट सिचुएशंस को देखते हुए आपका जो रेंट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेंटल रेट। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक लीज एंड इंटरनेशनल लीज। डोमेस्टिक लीज का मतलब आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा लेसर और लेसी है वो दोनों सेम कंट्री में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक लीज। इंटरनेशनल लीज को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ इम्पोर्ट लीज एंड सेकेंड 1 इज़ क्रॉस बॉर्डर लीज। फर्स्ट इम्पोर्ट लीज का मतलब क्या है कि पहले जो आपने एसेट कहीं से इम्पोर्ट किया और फिर आप किसी लेसी को वो एसेट प्रोवाइड कर रहे हो, आपने कैपिटल डिफरेंट कंट्री से लिया है और आपने फिर उसको लेसी को प्रोवाइड किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट लीज। और क्रॉस बॉर्डर लीज में क्या है कि यहाँ पर जो ये क्रॉस बॉर्डर दिया गया है, क्रॉस बॉर्डर में क्या है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं, लेसर भी डिफरेंट कंट्री में है और लेसी भी डिफरेंट कंट्री में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस बॉर्डर। जैसे कि शिपिंग सर्विसेज होती है या फिर एयर सर्विस होती है, वो किस में आती है, क्रॉस बॉर्डर लीज में। क्लियर। नेक्स्ट है सेल एड लीजिंग। सेल एड लीजिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जो एसेट बना रहा है, उसी के साथ हम टाई अप अरेंजमेंट्स कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरर ही आगे लीज पे भी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, उस एसेट की मार्केटिंग करनी शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल एड लीजिंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉरेन टू फॉरेन लीज। फॉरेन टू फॉरेन लीज़ का मतलब क्या है कि हम जो एसेट ले रहे हैं वो भी फॉरेन से ले रहे हैं, मैंने लिया और फिर उसको फर्दर सेंड कर दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन टू फॉरेन लीज़, जहाँ पर 3 तरह की पार्टीज़ होती हैं, मैन्युफैक्चरर, लेसर एंड लेसी। मैन्युफैक्चरर एक कंट्री में है, लेसर दूसरी कंट्री में और लेसी तीसरी कंट्री में है। एग्जाम्पल के लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में है, उसने इंडिया को लीज़ किया और फिर इंडिया ने फर्दर ऑस्ट्रेलिया को लीज़ कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन टू फॉरेन लीज़। आज का टॉपिक आपका ये था जिसमें आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीजिंग पढ़ना है। कल हम इसको कंप्लीट करेंगे जिसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी कवर करेंगे। थैंक यू।